गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके पहले हमारा फर्स्ट लॉ डिस्कवर हो चुका था। इसके पहले फर्स्ट लॉ पहले डिस्कवर हो गया। अब जीरोथ लॉ की जो सिचुएशन थी वो फर्स्ट लॉ से पहले की थी, इसलिए अब इसको आगे रख नहीं सकते थे, तो फर्स्ट लॉ से पहले रखना पड़ा और इसका नाम पड़ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया? नाम ही है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये बताया गया कि यदि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद थर्ड बॉडी सेपरेटली, यदि तीसरी बॉडी उसमें आती है उसके साथ, तो वो भी क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या स्टेटमेंट है? if two system या body, if two system are in thermal equilibrium with third system separately, then they will also in thermal equilibrium, then they will also in thermal equilibrium, ठीक है। ये है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two body are in thermal equilibrium with third system separately, then they will also in thermal equilibrium। ये कहता है कि यदि दो सिस्टम या दो बॉडी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कोई भी दो सिस्टम आप ले सकते हैं, दो बॉडी, जैसे ये और ए और बी हो गया, इनका टेम्परेचर दोनों का सेम है, इनके साथ एक कोई तीसरी बॉडी आ जाए, तो जब वो आएगी तो धीरे धीरे उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ये इनका स्टेटमेंट है। समझ में आया क्या? क्लियर है?
तो तीसरी बॉडी भी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। कैसे? जैसे दो बेस्ट फ्रेंड हैं, दो बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, यस और प्रिंस मान लो, ठीक है, बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे, कोचिंग भी आएंगे तो साथ में जाएंगे। सौभाग्य हमारा कि हमारे साथ हैं, दूसरे में जाएंगे तो दूसरे में दोनों चले जाएंगे जब चूंकि इनको साथ में जाना है, ठीक है। अब इनका यस का कोई एक दूसरा दोस्त है जो प्रिंस का नहीं है मान लीजिए, ठीक है। यस और प्रिंस दो क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन यस का एक और फ्रेंड है, ठीक है ना। आज अलाउ कर दिया, मैं अलाउ नहीं करूँगा, तुम लोगों को टाइम का कोई ध्यान नहीं रहता है, 6:30 बजे आते हो। हाँ, तीसरा नाम बोलिए यस अपने दोस्त का। अर्पित है, कोई बात नहीं। तीसरा दोस्त उसका अर्पित है जो प्रिंस का नहीं है मान लेता हूँ। अब क्या हुआ, जहाँ यस और प्रिंस जाएंगे, यस के साथ उसका दोस्त भी जाएगा, धीरे धीरे प्रिंस के साथ भी उसकी दोस्ती हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई उसके साथ हो जाएगा, ये निश्चित है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी उसी इन्वायरमेंट में ढल जाएगा जिस इन्वायरमेंट में आप दोनों हो। इस तरह से हम क्या कहेंगे, दो बॉडी दो सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तीसरा सिस्टम यदि उनके कांटेक्ट में आता है किसी एक के, उसके कांटेक्ट में, तो वो तुम्हारे कांटेक्ट में भी आ जाएगा। क्लियर है? इसको एग्जांपल में समझते, देखिए पीछे सब बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम और बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली, उसके साथ तीसरा सिस्टम यदि है तो वो भी क्या होगा, विल आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। डायग्राम के माध्यम से इसको समझाते हैं। दो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहां से एक बाउंड्री है, ये एडियाबैटिक वॉल है, ये कैसी वॉल है, एडियाबैटिक। यही मैंने एडियाबैटिक वॉल का नाम ले लिया तो आपके दिमाग में क्या आया, हीट कांस्टेंट, मतलब इसके बाहर के हीट इसके अंदर नहीं जाएगी, ना अंदर की बाहर आएगी। नो एक्सचेंज ऑफ हीट आइदर इंटर विद इन द सिस्टम और इंटरनल और आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। कोई भी हीट ना अंदर के बाहर जाएगी ना बाहर की अंदर जाएगी। ए बी सी यहाँ पे हमारे, अब यहाँ पे ये जो बाउंड्री है इसको मैं कंडक्टिंग वॉल कर देता हूँ। क्या करता हूँ, ये कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग का मतलब क्या है भाई, कंडक्टिंग वॉल का क्या मतलब है, मतलब हीट उस वॉल से इस पार से उस पार जा सकती है, और इसको मैं इंसुलेटिंग कर देता हूं। ये हमारी इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग वॉल का क्या मतलब है, हीट इस बाउंड्री से इस तरफ नहीं जा पाएगी ना इधर से इधर जाएगी, मतलब ए से बी में कोई हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरह से एक डायग्राम दूसरा बनाता हूं। यहां भी एडियाबैटिक वॉल है। कैसी वॉल है भाई, एडियाबैटिक वॉल हमारी कैसी है, एडियाबैटिक। ध्यान रखिएगा, यहां पे इसको मैंने इंसुलेटिंग कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने कंडक्टिंग कर दिया। जहां इंसुलेटिंग वाल थी उसको कंडक्टिंग कर दिया, जो कंडक्टिंग वाल थी उसको
इंसुलेटिंग वाल कर दिया। क्लियर है? ये वाली आपकी कंडक्टिंग हो गई। ये है ए बी सी। केवल एक एक्सचेंज किया मैंने, कंडक्टिंग वाल को इंसुलेटिंग बना दिया और इंसुलेटिंग वाल को कंडक्टिंग बना दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि हीट का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ध्यान से समझिए, ये सिस्टम ए है, सिस्टम बी, सिस्टम सी। सिस्टम ए और बी के साथ सिस्टम सी सेपरेटली है। सेपरेटली मतलब दोनों के साथ। ये वो दोस्त है जो एक का दोस्त है दूसरे का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे दोनों का दोस्त बन जाएगा। तो दोस्त दोनों का बनने का मतलब ये है, ये मीडिएटर का काम करेगा। बॉडी ए से बॉडी बी में कोई हीट का ट्रांसमिशन होगा नहीं। देखिए यहां से सिस्टम ए से सिस्टम बी में डायरेक्ट हीट का ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इंसुलेटिंग वाल है। ए से बी में हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। यदि बॉडी ए का, सिस्टम ए का टेम्परेचर टीए है और बी का टीबी है और सी का टीसी है, तीनों अलग अलग यदि टेम्परेचर पे है, तो होगा क्या? ए का टेम्परेचर, ए की हीट जो होगी वो बी सी में जाएगी। ए की हीट कहाँ जाएगी? सी में, क्योंकि ये कंडक्टिंग वाला है। और ये तब तक ए की हीट सी में जाती रहेगी जब तक कि दोनों की हीट इक्वल नहीं हो जाती। ए की हीट सी में तब तक जाएगी जब तक कि सी और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते, और सी और बी, सी की हीट बी में तब तक जाएगी जब तक बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाते। देखिए ए से बी में कोई हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। हीट का ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा? ए से सी में और सी से बी में। तो क्वेश्चन ये है, यदि ए से बी में हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो क्या सिस्टम ए और बी थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे? क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या ए और बी थर्मली इक्विलिब्रियम में है? कैसे? ए से बी में कोई हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। हीट का ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा? ए से सी में और सी से बी में हो रहा है, लेकिन ए से बी में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटिंग वाल है, यहां से हीट नहीं जा सकती। क्लियर है? इस चीज को समझने के लिए कि ए से बी में हीट यदि नहीं जा रहा है तो क्या सिस्टम ए और सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है? देखो ए और सी तो है, क्योंकि हीट का ट्रांसमिशन तब तक होगा जब तक दोनों की हीट इक्वल नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ हीट ट्रांसफर हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह कंडक्टिंग वाल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इस वाले केस में? TA इक्वल टू TC लिख सकता हूं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी A इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी C। और क्या लिख सकता हूं? टेम्परेचर ऑफ बॉडी B इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी C। इसमें लिख सकता हूं कि नहीं? अब ध्यान से समझिए, यदि टेम्परेचर ऑफ बॉडी A इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी C है, यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये बॉडी इसको भी इक्विलिब्रियम में कर देगी कि नहीं? मतलब इनडायरेक्टली TA इक्वल टू TB हो जाएगा। यदि TA इक्वल टू TC है, TB इक्वल टू TC है, तो TA इक्वल टू क्या हो जाएगा? TB हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब मैं यहां से ऐसा बता सकता हूं, समझिएगा क्वेश्चन। इस सिस्टम से मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी A यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, तो C भी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए
अभी यहाँ से कंफर्म नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन समझिएगा, दूसरा डायग्राम क्यों बनाया है। क्वेश्चन ये है कि ये जब डायग्राम बना है तो ये आपने क्यों बनाया। क्वेश्चन समझ में आया क्या। तो हमें क्या समझना है, जब ए और बी से हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो ये ए और बी कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, जबकि ए से सी में हो रहा है, सी से बी में हो रहा है। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, ये जो वाल कंडक्टिंग थे उसको इंसुलेटिंग कर दिया और जो वाल इंसुलेटिंग थी उसको कंडक्टिंग कर दिया। तो क्या हुआ होगा, अब समझिए। यदि ए और बी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में इसमें आ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ए और बी जब कंडक्टिंग वाल से आपने जोड़ दिया है तो ए और बी से सिस्टम ए और बी में हीट का ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। यदि सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं यहाँ, तो फिर ए से बी में हीट का ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इस केस में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके थे। यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए इसमें 10 जूल की एनर्जी है तो इसके पास भी 10 जूल की है और इसके पास भी 10 जूल। इस तरह से हम कहेंगे ए बी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सही है। लेकिन ए से बी में कोई एनर्जी नहीं ट्रांसफर हो रही। हमें चेक करना है कि क्या वास्तव में इस कॉम्बिनेशन में ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई थी। तो हमने जब यहाँ पे कंडक्टिंग वाल लगाया तो ए से बी में हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहले ही ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके थे। क्वेश्चन समझ में आया। इस डायग्राम का केवल मतलब ये है कि हमें चेक करना है कि ए और बी इस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी थी कि नहीं। तो हमने जब इसको कंडक्टिंग किया तो ए से बी में हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। यदि होता तो, यदि ए से बी में ट्रांसमिशन होने लगता, इसका मतलब इस केस में दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं थे। ए और बी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं थे, तभी ए से बी में हीट का ट्रांसमिशन होगा। क्लियर है। और यदि हीट का ट्रांसमिशन ए से बी में नहीं हो रहा, इसका मतलब पहले ही वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके थे। तो स्टेटमेंट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two system are in thermal equilibrium, two system are in thermal equilibrium with third system separately। यदि हमारे पास ए और सी है, इसके साथ एक बॉडी बी है, यदि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसके साथ बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, TA इक्वल टू TB। तो लेकिन डायरेक्ट हीट का ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं है। इसको बना लीजिए। समझ में आया क्या? पूरा क्लियर है? यहाँ तक बना